हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं इरशाद अली। इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास का मॉक टेस्ट नंबर आप 7 देख रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे और कंप्लीट करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसके बाद जो 8वां मॉक टेस्ट आएगा उससे हम मध्यकालीन भारत के क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे और इसके बाद में हम प्राचीन भारत को कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम जैसे खंड शिक्षा अधिकारी, सुपर टेट, इन सभी के लिए बेहद खास हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने ये कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। एक्चुअली महाराजा रंजीत सिंह थे, उनको चेचक रोग हुआ था जिसकी वजह से उनकी बाईं आंख की रोशनी चली गई थी और तभी उन्होंने ये कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर 4 आंगल मैसूर युद्ध दिए हैं और उनके वर्ष दिए हैं, कब ये घटित हुए थे। आपको बताना है कौन सा इसमें से सही वर्ष नहीं है। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1767 से लेकर 1769 तक ये चला था। इस युद्ध की समाप्ति हुई थी मद्रास की संधि के तहत। तो मद्रास की संधि हुई थी वो प्रथम आंगल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध के दौरान ये 1780 से 1784 तक चला था और इस युद्ध की समाप्ति हुई थी मंगलौर की संधि हुई थी इस युद्ध के दौरान। तीसरा तृतीय आंगल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक चला था, यानी ये तीनों ऑलरेडी मैच्ड हैं। और तीसरे आंगल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। अगर आप चौथे की बात करें, चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध 1798 में नहीं 1799 में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपने। कॉर्नवालिस ने, यहाँ पर है कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें कौन कौन शामिल थे? कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के खिलाफ जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें अंग्रेज थे, निज़ाम थे और मराठा थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही आंसर रहेगा। तो अंग्रेज़ों ने जून 1790 में मराठों के साथ में और 4 जुलाई 1790 में निज़ामों के साथ में जो मैत्री संधि करके जो है हस्ताक्षर करवा लिए थे, दोनों का सहयोग देने के लिए बाध्य कर लिया था और इसी संधि को त्रिगुट संधि कहा गया। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मद्रास का गवर्नर कौन था? मद्रास का गवर्नर उस वक्त कौन था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि की थी? टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के समय मद्रास का गवर्नर लॉर्ड मैकार्टने, ठीक है, लॉर्ड मैकार्टने था। और द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 तक। तो 1784 की मंगलौर की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हुआ था। अभी डिस्कस किया था सेकंड लास्ट क्वेश्चन में हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 4 मई 1799 में। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन सी देखिए, 4 मई 1799 को, जब 48 वर्ष की आयु में चौथा आंगल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। इसको याद रखेंगे आप। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर के रूप में भी जाना जाता है। मैसूर का शेर, याद रखिएगा, टीपू सुल्तान को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? देखिए, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि 18 मार्च 1792 में हुई थी। इसको वर्ष को भी याद रखेंगे। अंग्रेजों के बीच में और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी ये संधि जब तीसरा आंगल मैसूर युद्ध चल रहा था 1790 से 1792। इसका परिणाम के तहत ही ये संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी। जो अभी चारों अंग प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध हमने देखे हैं, ये उन्हीं के तहत। तो इसमें जो तीसरा आंगल मैसूर युद्ध था 1790 से 92 के बीच चला था। इसमें अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद के निज़ाम की संयुक्त सेना ने टीपू सुल्तान की सेना को पराजित किया था। और ये तीनों सेनाओं को हमने त्रिगुट कहा था, अभी त्रिगुट की संधि जो हुई थी, है ना। तो उसमें जो है टीपू सुल्तान को पराजित किया गया था। इस संधि के हिसाब से जो पेशवा थे यानी मराठा को जो है एक तरीके से तुंगभद्रा नदी का क्षेत्र दिया गया था और हैदराबाद के जो निज़ाम है उनको कोडप्पा और गंडीकोटा का क्षेत्र दिया गया था। ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। बट आपको ये याद रखना है कि संधि किस किस के बीच में हुई थी? अंग्रेजों के और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया था। श्रीरंगपट्टनम अगर आपसे पूछे कहाँ पर है तो आप आंसर करेंगे कर्नाटक में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृतसर की संधि कब हुई थी? अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को हुई थी ये संधि, अमृतसर की संधि। ये संधि भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो था उस वक्त। लॉर्ड मिंटो का प्रतिनिधि बना था चार्ल्स मैटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में हुई थी। याद रखेंगे, चार्ल्स मैटकॉफ के बीच में
महाराजा रंजीत सिंह के बीच में हुई थी। इस संधि के तहत में सतलज नदी को जो है दो राज्यों में, एक सिख और ब्रिटिश सीमा के अंतर्गत इसको बांटा गया था। ये हमने डिस्कस किया था इतिहास के कोर्स में अपने। तो इसका आंसर हो जाएगा 1809, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था। सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? रंजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र हुआ करते थे महाराजा दिलीप सिंह, सिख संप्रदाय के अंतिम शासक हुए थे। ऑप्शन डी सही आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी इनमें से कौन हुआ करती थी? तो शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? शेरे पंजाब कहे जाते थे महाराजा रंजीत सिंह। इन्होंने 1799 में लाहौर पर अधिकार किया था और उसी को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखिए, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ऑप्शन सी इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को स्थायी बंदोबस्त, जो स्थायी बंदोबस्त था उसी का नाम था इस्तमरारी या जमींदारी बंदोबस्त। अच्छा, इस बंदोबस्त के तहत क्या किया गया था? जो जमींदार हुआ करते थे, जमींदारों को भूमि, जो लैंड हुआ करती थी, उसका स्वामी बना दिया एक तरीके से। उसका लैंड एक तरीके से जमींदार को ही उसका स्वामी, एक तरीके से मालिक उसको बना दिया गया ज़मीन का। और इसके अंतर्गत जो जमींदार थे अपने जो क्षेत्र का जो भू राजस्व है, इससे जो रिवेन्यू आएगा इस क्षेत्र से, उसकी वसूली का 1/11वां भाग अपने पास रखता था इसमें ज़मींदार। और जो बचा हुआ 10/11वां हिस्सा, इसको याद रखेंगे, 10/11वां हिस्सा वो कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचता था। ये बेसिक डिफरेंस है। इसके अंतर्गत इस जमींदारी बंदोबस्त या इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत, तीनों है, एक ही नाम है ये। फिर से सुन लीजिए, इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त, ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है। इसी के तहत जो है 1/11 हिस्सा अपनी भूमि का, लैंड रिवेन्यू का, वो स्वामी अपने पास रखेगा जमींदार, और 10/11 हिस्सा वो देगा ब्रिटिश को या ब्रिटिश सेना को, या कहेंगे आप अंग्रेजों को। तो भारत का लगभग 19% भाग इसके अंतर्गत आता था, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? सर टॉमस मुनरो और कर्नल रीड, दो व्यक्ति थे, ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जन्मदाता ये दोनों माने जाते हैं। याद रखिएगा, सर टॉमस मुनरो और कर्नल रीड इस व्यवस्था में जो है भूमि पर खेती करने वाला, जो भूमि इस व्यवस्था में ये किया गया था, जो भूमि पर खेती करने वाला है वही भूमि का स्वामी हुआ करता था। तो सरकार को भूमि का टैक्स देने के लिए उत्तरदायी वही हुआ करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महलवाड़ी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया गया था? महलवाड़ी सिस्टम का सूत्रपात कहे जाते हैं कौन? हॉल्ट मैकेंजी। याद रखिएगा, हॉल्ट मैकेंजी ने शुरुआत की थी महलवाड़ी सिस्टम की। इस व्यवस्था में भूमि का जो टैक्स हुआ करता था उसकी जो है, इस वाली व्यवस्था में जो गांव के लोग हुआ करते थे सम्मिलित रूप से भूमि का जो टैक्स हुआ करता था उसको देने के लिए उत्तरदायी थे। इसमें बेसिक डिफरेंस यही रखेंगे। तो महलवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्रों पर ये लागू की गई थी। ऑप्शन इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन पंजाब, ए ऑप्शन ये पंजाब। तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब आदि क्षेत्रों में ये फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में विश्वास नहीं रखते थे? कौन थे ये? सर सैयद अहमद खान। ब्रिटिश शासन के प्रति ज़्यादा ही लगाव था उनका मानना था कि अंग्रेज़ों के सहयोग से भारत के मुसलमानों का सामाजिक और आर्थिक विकास हो सकता है, या उन्हीं के मदद से जो है सहायता मिल सकती है मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए। तो दादा भाई नौरोजी का जो कॉन्सेप्ट था उनका, धन के निष्कासन सिद्धांत या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, वो उसको फॉलो नहीं करते थे, उसमें विश्वास नहीं करते थे। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब एक सवाल और बनता है इसमें कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। और इसी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को जो 1920 में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU कर दिया गया। ये कहाँ पर है? अलीगढ़ में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस किताब को किसने लिखा है? तो दादा भाई नौरोजी ने जो है भारत की गरीबी के लिए ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को जो है उत्तरदायी माना था। जो भारत में इस वक्त गरीबी बढ़ रही थी, तो इसका कारण उन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नीतियां जो अपनाई गई थी उनको माना था।
तो भारतीय धन के एक तरीके से भारतीय धन का एक तरीके से भारत से बाहर जाना अंग्रेजों के द्वारा लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये दादा भाई नौरोजी का प्रथम प्रयास माना जाता है, जिसमें इन्होंने ये किताब लिखी थी, या पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1833 का चार्टर अधिनियम आया था। 1833 का चार्टर अधिनियम आया था। इस अधिनियम के तहत औद्योगिक क्रांति हुई थी और इस अधिनियम के द्वारा ही चाय और चीन के साथ व्यापार करने का कंपनी को एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो इसमें सी ऑप्शन देखिए 1839। एक्चुअली जो ये बात है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, तो देखिए कंपनी, बहुत सारी कंपनी आई थी जिन्होंने चाय का व्यापार शुरू किया था, लेकिन सबसे पहले कंपनी जो थी वो असम चाय कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1839 में की गई थी। 1833 में तो चार्टर अधिनियम के तहत जो है एकाधिकार जो है समाप्त कर दिए गए थे। इसके बाद में जो कंपनी की स्थापना हुई वो थी कौन सी? असम चाय कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंग भंग विरोधी या स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था, ऑप्शन बी देखिए 7 अगस्त 1905 को ये स्टार्ट किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल देखिए, बंगाल का विभाजन जो हुआ था इसका मुख्यतः कारण क्या था? तो बंगाल का मुख्यतः जो विभाजन किया गया था वो किस वजह से किया गया था? तो बंगाल में जो है राष्ट्रवाद को कम करने के लिए, उस समय हिंदू मुस्लिम में एकता ज़्यादा बढ़ रही थी बंगाल में, इस समय में इसको कम करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल उस समय जो है एक तरीके से पूरा सेंटर बना हुआ था राष्ट्रीय चेतना को लेकर के, वहीं से शुरू हो रहे थे सारे के सारे प्रोटेस्ट। एक तरीके से राजनीतिक चेतना वहाँ ज़्यादा प्रबल हो रही थी, तो इसलिए विभाजन अंग्रेजों को करना जरूरी हो गया। अगर विभाजन नहीं किया जाता तो अंग्रेज उस समय ही खदेड़ने शुरू कर दिए जाते थे इससे। तो ऑप्शन सी देखेंगे बंगाली। अब इसमें हिंदू मुस्लिम, इसमें देखिए बेस्ट ऑप्शन आपको चुनना है। हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए मेन एम ये नहीं था, ठीक है, अभी हमने बोला है प्रशासनिक सुविधा के लिए भी नहीं था। जो बंगाल में मतलब बंगाल का ही विभाजन जो किया गया, तो बंगाल में जो राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी वहाँ पर, इसको कमज़ोर करने के लिए डिवाइड किया गया था। ये तो इसके परिणाम स्वरूप हो गया था, ठीक है। तो सी ऑप्शन बेस्ट है, इसका आंसर सी रहेगा। आप पहले को नहीं चुनेंगे, याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही है। 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 1905 है एक्चुअली। विभाजन जो हुआ था बंगाल का 1905 में हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। उस समय वायसराय कौन था या किस वायसराय ने किया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप जानते हैं। बंगाल का विभाजन करने वाला लॉर्ड कर्जन था। 1899 से लेकर 1905 तक इसका कार्यकाल रहा था, 1905 तक, और 1905 में ही बंगाल का विभाजन इसने कर दिया था। अगला सवाल देखें, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो देखिए बंगाल के विभाजन के समय एंड्रयू फेजर जो है ये जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था, सिविल सेवक था एक्चुअली ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभिक तात्कालिक कारण इनमें से कौन से थे? तो बंगाल के विभाजन के कारण जो थे, बंगाल के विभाजन के कारण ही स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के बाद में इसको शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन का उद्देश्य राजनीतिक था। वहाँ बंगाल में जो बढ़ रही राष्ट्रीयता की भावना को तोड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल का यहाँ विभाजन है। ये विभाजन के बाद ही स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? चिदम्बरम पिल्ले। ऑप्शन सी रहेगा। अगले सवाल की तरफ, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन। देखिए ये हैं कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में अपनी एक पत्रिका निकाली थी इन्होंने, संजीवनी। उसमें लेख लिखा था इन्होंने और ये सुझाव दिया था इसमें कि भारतीय जनता द्वारा जो ब्रिटिश वस्तुएं बनकर के आ रही उनका बहिष्कार एक तरीके से किया जाए, बाइकआउट किया जाए उनका। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये थे अविंद्रनाथ टैगोर। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में अविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अगला सवाल, भारत की ये हो चुका है ऑलरेडी। स्वदेशी बहिष्कार सबसे पहले किस स्वदेशी और बहिष्कार सबसे पहले किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? संघर्ष और विरोध की विधियों के रूप में ये दोनों शब्द या इन दोनों कॉन्सेप्ट को, स्वदेशी और बहिष्कार को, पहली बार अभी हमने डिस्कस किया था बंगाल विभाजन के विरुद्ध 1905 में हुए आंदोलन के दौरान ये अपनाया गया था। स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का क्या है, आंदोलन एक तरीके से बहुत ज़्यादा विश्वसनीय हो गया था उस समय। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में जो स्वदेशी और बहिष्कार की घटना सबसे पहले जो है ये विधि के रूप में अपनाई गई थी, युद्ध विधि के रूप में। अगला देखिए, इसमें ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ कुछ आंदोलन दिए हुए हैं, तो इसमें अलीगढ़ आंदोलन से कौन संबंधित है? ये सर सैयद अहमद खान है। देवबंद आंदोलन से कौन है? मोहम्मद कासिम नतोतवी हैं। और सी अगर आप देखें, अहमदिया आंदोलन की जो स्थापना हुई थी मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने की थी, ना कि मोहम्मदुल हसन ने। तो ये ऑप्शन सी जो है मैच नहीं है। अगर हम फरेंजी की बात करें तो ये शरीयतुल्लाह हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया मॉक टेस्ट हमारे कंप्लीट आधुनिक भारत के इतिहास के। इसके बाद हम मध्यकालीन भारत के मॉक टेस्ट को शुरू करेंगे और उसके बाद प्राचीन। तो मॉक टेस्ट पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।